नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार में जो चुनावी तस्वीर है, उसमें कुहासा छट नहीं रहा है। जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे वो एनडीए से जुड़े धड़े हों या इंडिया ब्लॉक, कुछ-कुछ वहां घटित ऐसा हो रहा है जो इस बार बहुत असमंजस में डाले हुए है, चाहे बिहार हो या देश हो। क्योंकि बिहार की राजनीति को लेकर हम बार-बार बात करते हैं कि ये देश की दशा और दिशा सुनिश्चित करने वाला चुनाव है। अब जो पहले चरण का जो नॉमिनेशन है, पहले चरण के मतदान के लिए, उसमें कुछ ही घंटे शेष है। जब आप ये देख रहे होंगे हमारा कार्यक्रम, तो संभव है कि वो वक्त भी निकल चुका हो। लेकिन अभी हम ये इस कार्यक्रम को 16 अक्टूबर को शाम को 6:30 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ चल रहा है, देश में अलग-अलग तरह की तस्वीरें निकल रही हैं। बिहार सारे लोगों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या उससे जुड़े धड़े हों, या फिर कांग्रेस या उसका जो पूरे का पूरा अलायंस है, सबके लिए यक्ष प्रश्न है और एक बहुत ऐसा चुनाव है जो आगे उनकी सबकी राजनीति के भविष्य तय करना है और बहुत कुछ इससे देश की राजनीति भी तय होना है। लेकिन जो मोदी और शाह हैं, जिनकी अब बीजेपी है, उनकी तरफ से जो मूव्स हो रहे हैं, कुछ तो ये भी निकला है कि नीतीश कुमार ने जो कल एक दांव खेला था, उसके बाद कहीं बीजेपी थोड़ा-सा टर्न डाउन हुई और बीजेपी ने कुछ पत्ते अपने खोल दिए हैं। खासकर जो बिहार में यदि एनडीए सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कहीं कार्ड्स खोले हैं, संकेतों में खोले हैं, निकला उनके नेता के मुंह से है, उस पर बात होगी। और साथ-साथ गुजरात में अचानक जो मंत्रिमंडल है, सरकार है, उसे नए सिरे से पुनः गठित किया जा रहा है। 16 जो मंत्री हैं भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में थे, उनसे अचानक इस्तीफे लिए गए और निकल ये रहा है कि कल सुबह 11:30 बजे, 17 तारीख को, ये भी हो सकता है जब आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तब तक सारी तस्वीर साफ हो चुकी होगी, आना शुरू हो जाएगा। वहां पूरे नए सिरे से सरकार का गठन हो रहा है और ये सब ठीक है। जो बिहार में दृश्य है, उस दृश्य में बहुत परेशानी में बीजेपी ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक अपना जो कहते हैं ना कि उंगली तिरछी कर दी है। तो उसके बाद अब ये निकला है कि जो अमित शाह है वो पहुंचने वाले हैं, वहां 3 दिन डेरा डालेंगे, असंतुष्टों को साधेंगे। पहले वो दिल्ली बुला रहे थे, लगातार उनको दूर रखा गया था, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, जो प्रभारी सह प्रभारी है बिहार के बीजेपी की ओर से। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री जी तो फिलहाल आंध्र प्रदेश में थे आज। उन्होंने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू को नायडू, जो उनकी दूसरी बैसाखी है, जिसके वो मुखिया हैं उस दल के, उन्हें साधने का प्रयास किया। तो जो हम देश की बात करते हैं अभय दुबे सर के साथ, प्रोफेसर अभय दुबे सर, हम चलेंगे उनके पास सीधे और समझने बूझने की कोशिश करेंगे। जुड़ गए अभय सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका, बहुत स्वागत है आपका। अबे सर, ये जो होता रहा है गुजरात में, कि गुजरात में जब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी इस तरीके का करती रही है कि इस्तीफे ले लेना, आनंदीबेन पटेल से लिया गया था इस्तीफा 2016 में, फिर उसके बाद 2021 में विजय रूपाणी और पूरे का पूरा कैबिनेट का इस्तीफा हो गया था। लेकिन अभी 2027 में गुजरात में चुनाव होना है और उसके ठीक पहले इस्तीफे ले लिया जाना। और मैं इसमें एक संदर्भ जरूर जोड़ूंगा कि वो संदर्भ मुझे ध्यान है, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में जो वो था राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस दौरान कहा था, लिख कर ले लो, कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हराएगी, जैसे हमने अयोध्या में किया था। कैसे इसको कुछ कोरिलेट किया जा सकता है कि भय, डर, वहां जो दृश्य है, और राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे थे गुजरात की, टिप्पणियां। देखिए, मुझे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी सरकार का प्रबंधन करती है, वो मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, उसको मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। देखिए, आमतौर पर राजनीति को समझने का तरीका क्या है? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, आपके जैसे व्यक्ति के लिए, भई तरीका ये है कि एक सरकार चल रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो ये तो नहीं हो सकता कि उस सरकार का हर व्यक्ति खराब प्रदर्शन कर रहा हो। ये तो असंभव बात है। अगर इस सरकार का हर व्यक्ति खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो वो खराब प्रदर्शन अभी 10 दिन पहले तो उसने करना शुरू किया नहीं होगा। बहुत पहले से खराब प्रदर्शन चल रहा होगा। तो आला कमान को, रणनीतिकारों को ये अधिकार होता है और वो करते भी ऐसा हैं कि जो खराब प्रदर्शन कर रहा होता है, उसको बीच में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है, उसको बदल दिया जाता है। या मान लीजिए रणनीतिकार कोई नया सामाजिक समीकरण आज़माना चाहते हो, तो उसके लिए भी कुछ मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया जाता है और कुछ मंत्रियों को उनकी जगह बैठा दिया जाता है। तो ये जब इस तरीके से प्रबंधन होता है सरकार का, तो बात समझ में आती है और हमें समीक्षा करने में आसानी होती है। ये कौन-सा तरीका है प्रबंधन करने का कि आप पूरी की पूरी सरकार का ही इस्तीफा ले लें? पिछली बार तो मुख्यमंत्री का भी ले लिया था, इस बार मुख्यमंत्री को छोड़ दिया। 16 मंत्रियों का इस्तीफा, कोई सरकार के 16 मंत्री खराब प्रदर्शन कर सकते हैं? या 16 मंत्री सरकार में बने रहने की अनिच्छा व्यक्त कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। ये पूरा तरीका क्या है? जैसे ये तो बिल्कुल एकदम गैंगस्टर स्टाइल की पॉलिटिक्स है। मतलब एक गैंग तय करता है कि हमें दूसरे गैंग को खत्म कर देना है, वाइप बिल्कुल। आउट कर देना है गैंग को। ये उस तरीके इस राजनीति का मतलब क्या हुआ? ये इस ये लोकतांत्रिक राजनीति तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकती है। ये सामाजिक समीकरणों का भी मामला नहीं है। ये क्यों होती है? इसके पीछे इम्पल्स क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। इसके पीछे आवेग क्या है? कौन-सी समझ है जिसके आधार पे ये होती है? और एक व्यक्ति ये तय करता है, उनका नाम है अमित शाह। ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी की सहमति से तय करते होंगे। उसके बाद वो तय करते हैं कि पूरी सरकार को बदल देना है। जहाँ पे ऐसा होता है, इसका मतलब है या तो सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होगी, उस एंटी इनकम्बेंसी को रोकना और थामना चाहते होंगे। तो उस एंटी इनकम्बेंसी के शीर्ष एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा कारण तो मुख्यमंत्री में होना चाहिए। मुख्यमंत्री को क्यों छोड़ दिया? मतलब ये बात, चुनाव भी अभी बहुत दूर है। ऐसी बात भी नहीं कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक हो। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी खास तौर से गुजरात में करती है और किसी प्रदेश में ऐसा नहीं करती, खास तौर से गुजरात में करती है, वो अ, उसमें उसके पीछे बुनियादी तर्क क्या होता है? अ, जैसे हम लोग इस इतना कम से कम जानते हैं कि गुजरात की सरकार गुजरात में बैठे हुए मंत्रियों और मुख्यमंत्री द्वारा नहीं चल रही है। वो पीएमओ द्वारा चलाई जा रही है। और पीएमओ और अमित शाह मिलके उस सरकार को अमित शाह मिलके उस सरकार को चला रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? ये अपने आप में मैं कोई एक भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से पूछूँगा इस बात को, कि ये कौन-सा तरीका है? मतलब ठीक है, आपने पिछली बार विजय रूपाणी की सरकार को पूरी तरह बर्खास्त किया। एक नई सरकार आपने बनाई। उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने वहाँ से चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से जो सरकार विरोधी वोट जो थे वो पूरी तरीके से बँट गए और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी असाधारण सफलता प्राप्त हुई। इस वक़्त क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी की गुजरात में क्या स्थिति है? हम सब लोग इस बात को जानते हैं। अचानक मंत्रियों के क्यों इस्तीफे ले लिए गए? इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत रहस्यपूर्ण मामला, आपको कोई तिलिस्मी ऐसा मामला नहीं लगता? बिल्कुल सर, लगता है हाँ, सर, लगता हाँ, है और बिल्कुल। ये जी, क्यों जी। होता है? मतलब मैं तो नहीं समझता हूँ। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से अगर मैं ऐसी प्रवक्ताओं वगैरह से पूछें, तो वो भी इसका कोई साफ जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं है कि उनके पास भी निजी बातचीत में कोई इसका एक वो हो मतलब। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ और हर घटना का विश्लेषण करने का प्रयास करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि ये सरकार के प्रबंधन और राजनीति करने का क्या तरीका है। हर प्रदेश में ये नहीं होता है, होता केवल गुजरात में ही है। क्यों होता है गुजरात में? जैसे बात समझ में आती है, जब दिल्ली में नगर महापालिका का चुनाव था, एनडीएमसी का चुनाव था और भाजपा की नगर महापालिका पे कब्ज़ा था भाजपा का 10 साल से, उसके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। तो अमित शाह ने तय किया कि हम हर व्यक्ति का टिकट काट देंगे, 100% बिल्कुल। टिकट काट देंगे, 100% पर वो बात समझ में आती थी। उसके पीछे एक तर्क था और वो कामयाब भी हुए उस तर्क में। लेकिन गुजरात में तो ये स्थिति भी नहीं है। तो इसमें आखिरकार ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि पूरा जो मंत्रियों का एक पूरा सेट है, ये बिल्कुल बेकार है, इसको हटा दो। अच्छा, उसके साथ मुख्यमंत्री बेकार नहीं है, मुख्यमंत्री काम का है? तो ये जो गैंगस्टर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है मतलब जो है, मैं अपने ये इस पहली उपमा को बदलने के लिए तैयार हूँ कि अभी तो यही लगता है। पहली बार के विधायक हैं जो हम मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र जो हाँ, 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 है ना, वो और दूसरी तरफ इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें हाँ, क्या नेतृत्व की ज़िम्मेदारी नहीं है? नेतृत्व और वैसे भी कहते हैं कि सारा कुछ कोई मुख्यमंत्री पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, हुँ, चलाता दिल्ली है, बिल्कुल, वहीं से सब कुछ होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर ये ज़िम्मेदारी की नेतृत्व की ज़्यादा नहीं, अगर फेल हैं तो? वो भी तो एक सवाल है सर। नहीं, ये तो एक जैसे हम लोग व्यंग में कहते हैं कि राजकाज हैं भाई ये, हैं? तो लेकिन लोकतंत्र में राजसी शैली में तो नहीं काम हो सकता कि राजा की एक मान लो राजा के मन में एक वो आई, एक उचंग आई, एक तरंग आई राजा के मन में और उसने अपने सारे सामंतों को बदल दिया। राजा भी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि सामंत विरोध में खड़े हो जाते थे। वो राजा के खिलाफ साजिशें करने लगते थे। तो गुजरात तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बैठ के जब चाहता है किसी को सजा सुना देता है, जब चाहता है तो किसी को सिंहासन पे बैठा देता है। तो अब इसके ऊपर विशेष रूप से हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में नहीं ऐसा कर पाती, लेकिन गुजरात में वो लगातार ऐसा कर रही है और ऐसा बार-बार हो रहा है। ये
ये पूरी सरकार के प्रबंधन की शैली जो है काफ़ी चिंताजनक है। मैं तो इस बात को भी बहुत गलत मानता हूँ कि किसी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को दिल्ली में बैठकर चलाया जाए, पूरी की पूरी सरकार कठपुतली की तरह आचरण करे। राइट। अच्छा, और आप उन मंत्रियों के बारे में सोचिए, जो मंत्री इतने दिनों से मंत्री थे, वो क्या सोचते हैं अपने बारे में? क्या नहीं, उनके केवल उनके घोड़ा-गाड़ी उनके केवल उनको वोट देने वाले उनके मतदाता, उनके हाँ, समर्थक। क्या क्या केवल घोड़ा-गाड़ी लेने के लिए, यानी हमें एक बंगला मिल जाए, हमें एक शोफर ड्रिवन ड्राइवर वाली कार मिल जाए और हमें थोड़ा बहुत इधर-उधर अपने अधिकार दिखाने का और मौज-मज़ा करने का मौका मिल जाए, केवल इसलिए राजनीति में आए हैं? राजनीति में आने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? अच्छा, और इस तरह से सरकार चलाने का हिंदुत्व की राजनीति से भी कोई संबंध नहीं है। एब्सोल्यूट सर, एब्सोल्यूट। मतलब इस विचारधारा से भी कोई संबंध नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है? भई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सोचना चाहिए कि इसका हिंदुत्व की विचारधारा से क्या संबंध है? क्या हिंदुत्व के पास सरकार चलाने का यही मॉडल है? ये सब बातें बहुत एकदम तुरंत समझ समझ में ना आने वाली बातें हैं। जी। राइट। अब सर एक चीज और भी मैं पूछना चाहूंगा। मैंने जैसे आप ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि लिख कर ले लो, हुँ, कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हराई जैसे हमने अयोध्या में हुँ, किया। और ये मैं मतलब ये बयान है, होते हैं, बयानबाजी होती है, हुँ, लेकिन गंभीरता से प्रयास हो रहे हैं, वहां हुँ, कोशिश हो रही है। और एक दौर था कांग्रेस का पूरा। हुँ, हुँ, अभी 2.5 साल, सवा 2 साल, 2.5 साल के आसपास 27 में चुनाव वहां होना है। हुँ। ये प्री मैच्योर डिलीवरी जैसा है कि अभी आपने सब चीजें कर दी। तो इसके पीछे क्या इसमें और हम खोज सकते हैं? जैसे आपने कहा बहुत रहस्यपूर्ण है, रहस्यमय है। हुँ। उस दिशा में आप एज ए विश्लेषक क्या कहिएगा सर कि क्या भय क्या है? भई एक बात तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के जो भी रणनीतिकार हैं उनके दिमाग में होगी ही कि अगर कभी वो गुजरात का चुनाव हार गए, हुँ, तो उनकी सारे देश में उनकी राजनीतिक ज़मीन पूरी तरीके से उखड़ जाएगी। उसके बाद उनके पास मुँह छिपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। इसीलिए याद होगा जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने और अशोक गहलोत ने मिलकर गुजरात में बढ़िया चुनाव लड़ा और जी सर। भाजपा की सीटें 90 पे आ गईं, तो जी, भाजपा चुनाव हारते बाल-बाल बची थी। जी। और उस वक़्त उस मामूली सी जीत का कितना ज़बरदस्त उत्सव दिल्ली में मनाया गया था। फूल बरसाए गए थे और तरह-तरह की डींगें मारी गई थीं और और जबकि उन्हें अफ़सोस होना चाहिए था इन लोगों को कि भई हम चुनाव में हारते-हारते क्यों बचे? तो गुजरात का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं न कहीं इनका इनका अपना आकलन होगा, कोई इन्होंने इंटरनल सर्वे कराया होगा, किसी अफ़सर ने इनको बताया होगा कि भई मामला बहुत गड़बड़ है, कुछ परिवर्तन कीजिए। हुँ। फिर उन्होंने व्होलसेल चेंज जिसको बोलते हैं, मतलब जो है, जी हाँ, व्होलसेल जी हाँ। चेंज फिर किया है इसको, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, अगर हम चुनाव के नज़दीक पहुँच गए इसी तरीके से, तो उस वक़्त हम परिवर्तन करेंगे, तो शायद हम उसका लाभ ना उठा पाएँ, खराब परिस्थिति को अपने को दुरुस्त ना कर पाएँ। इसलिए शायद उन्होंने चुनाव से इतने पहले एक बड़ा परिवर्तन किया। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, वो तो बिल्कुल कठपुतली मुख्यमंत्री है। यस सर। हाँ, लगभग मतलब और इन सभी है, लोगों को सारे के सारे इन जितने लोगों जितने हर राज्य में ऐसी स्थिति, लगभग हर राज्य में जितने पर्ची वाले हैं, लगभग। किसी किस्म का स्वाभिमान नहीं है, किसी किस्म की राजनीतिक चेतना नहीं है, किसी किस्म का विचारधारात्मक गौरव नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे कि हमारे पास गुलामों की एक टीम हो, जिसमें हम तय करते होंगे फलाना गुलाम को खेत में लगा दो, फलाने गुलाम को पानी भरने के लिए लगा दो, फलाने गुलाम से कहो कि सिलबट्टा लेके मसाला पीसने में जुट जाए, फलाना बहुत गुलाम सही। से कहो कि जाओ हमारे लिए शिकार कर लाओ, मतलब फूल तोड़ लाओ, हैं? मतलब इस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं ये लोग। और इस प्रकार बिल्कुल, की और इस तरह की राजनीति करने पे लोगों को गौरव भी है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आप बहुत सोचिए सही। कितनी शर्मनाक बात है मतलब। एब्सोल्यूट सर। मैं अभय सर और वहाँ टटोल रहा था हुँ, गुजरात में, तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई, हुँ, क्योंकि हुँ, गुजरात का मामला है, आपने कहा गुजरात है, हुँ, गुजरात हार गए तो क्या संदेश जाएगा? हुँ, खबर ये निकली कि वहाँ कोई एक आयोजन होने वाला है। हुँ, उस आयोजन के लिए नरेंद्र मोदी और पूरे पोस्टर लगे थे और ये बताया गया कि पूरे शहर में हुँ, उन पोस्टरों में नरेंद्र मोदी की तस्वीर पे कालिख पोत दी गई, एक चीज़। और हुँ, दूसरा, हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हुँ, चीफ हैं, डॉक्टर मोहन भागवत जी, वो पहुंचे हुए थे, 100 साल हो गए हैं संघ को। हुँ, और वहां ये आलम रहा कि ना उनका स्वागत सत्कार बहुत अच्छा जो निकलता है वैसा नहीं, और दूसरा, एक डबल कॉलम जगह मिली उनके अपने बयान को सिर्फ। हुँ, क्या ये किस चीज का द्योतक है सर कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जैसे शख्स के जितने शहर में, जहां जो क्षेत्र में है, वहां पोस्टर लगे, उसको कालिख पोत दी जाए?
तो कहीं ये इसका वजह तो नहीं कि इस कारण सबको हटा दो, सारा कुछ कर दो, घर के मतलब हो बदल दो सकता क्या? है, मतलब हो सकता है, हालांकि गुजरात में अगर नरेंद्र मोदी के पोस्टरों पे काले कोई पोत देती है, पोती जाती है, और गुजरात का जो पूरा बंदोबस्त है सत्ता का, वो इसका पूर्वानुमान लगाने में विफल रहता है, इसकी रोकथाम करने में विफल रहता है, उसके पास कोई सूचना नहीं होती कि इस तरह की कोई गतिविधि हो रही हो, तो उससे हो सकता है राजा साहब बहुत नाराज हो गए हों। उन्होंने कहा साहब बिल्कुल नाकाबिल है, इनको हटाओ, हम अपने सारे सामंतों को बदलो, अब नए सामंत शिकायत बाजी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कर पाएगी। अगर एफआईआर दर्ज होगी तो फिर देशव्यापी खबर बन जाएगी, ये भी निकल कर हाँ, आएगा। एफआईआर भी दर्ज जानबूझ के नहीं की गई होगी। तो ठीक है, जी जी। आपने जो खबर दी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात का विशेष जांच पड़ताल हम लोगों की तरफ से होनी चाहिए कि गुजरात का इनका मॉडल दरअसल है क्या। देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी वहां सत्ता में थे तब तक ऐसा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी अगर आप नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर जो राजकाज चलाने के तरीके पे गौर करें, तो नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन सरकार में करने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ते। आप देखिए, केंद्र सरकार में भी बहुत कम फेरबदल होता है। जी जब ये गुजरात में सत्ता में 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तब भी बहुत कम फेरबदल करते थे, मतलब जिसको एक बार रख लिया उसको काफी देर तक अजमाते हैं नरेंद्र मोदी, और मैं इसको जी। अच्छी बात मानता हूँ, मैं इसको खराब बात नहीं मानता हूँ। भाई आपने किसी को रखा है तो ठीक है, उसने मान लो 1-2 गलती की है, थोड़ी अक्षमता है, अंदर खाने को चेतावनी वगैरह दे दी जाती है, बुला के समझा समझा दिया जाता हो। तो ये सब करते करते थे। लेकिन अब ये जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से तो उन्होंने गुजरात को बिल्कुल ऐसा समझ लिया है कि बिल्कुल हमारी कठपुतली सरकार है, उसकी कोई अस्मिता ही नहीं रहने दी। मतलब गुजरात में कोई राजनीतिक अस्मिता ही नहीं रहने दी, कोई एक सरकार की अपनी शान शौकत भी तो होती है भाई, उसको भी तो कायम रखो, मतलब जो है। नहीं, अब टाइमिंग भी बोलिए, टाइमिंग के भी अब बिहार जैसा इतना ऐसा रण सजा हुआ है जहां आपका बहुत हुँ, जीवन मरण जैसी स्थिति में आप हो, हुँ, राजनीतिक जीवन मरण। हुँ। तो फिर ऐसे में अभी इस समय गुजरात में ये सब करना है, इसको कैसे एक लाइन में, दो लाइन में इसको भी एलाबोरेट कीजिएगा कि देखिए, ये ये इस्तीफे अब और सब। एक तो गुजरात की राजनीतिक परिस्थिति की तुलना किसी भी और राज्य से नहीं की जा सकती। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ असाधारण बहुमत है इस वक़्त। कोई सरकार को किसी किस्म का खतरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आलाकमान का ताबेदार है। उसकी हिम्मत ही नहीं है कि आलाकमान के किसी निर्णय में कोई संशोधन भी तजवीज़ कर सके। ये भी नहीं है निर्णय। कभी सुना भी नहीं गया किसी मंत्री ने कोई विरोध का स्वर उठाया हो। इसका मतलब ये है कि वहाँ बिल्कुल सरकार ठीक से नहीं चल रही थी। काफ़ी बुरी हालत होगी, नहीं, और जो टाइमिंग, वैसे टाइमिंग टाइमिंग के भी बिहार छोड़ के कुछ थोड़ी देर बात कर लेते हैं, 14 नवंबर के बाद भी तो हो सकता था। बिल्कुल, अध्यक्ष साहब बिल्कुल, कई दिन से लंबे वक्त से नहीं बदल पा रहे हैं, अध्यक्ष साहब का बिल्कुल। अरे रुका हुआ है भाई, मामला। आप सोचिए ना, अगर 1 महीने बाद ही बिहार का चुनाव हो जाने देते, महीने भर में नवंबर में खत्म हो यस जाएगा सर, बिहार का यस। चुनाव। वो भी नहीं किया उन्होंने, मतलब। तो ये सब जो पूरा मामला है ना, ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये विशेष जाँच पड़ताल की माँग करता है, और इसकी जानकारियाँ अंदर से मिलेंगी। राइट सर, ये राइट सर। ये भाजपा के भीतर के सूत्रों से जानकारी मिलेगी कि ये सब क्यों होता है और कैसे होता है, इसके पीछे आखिरकार बुनियादी धारणा क्या है, कौन-सा राजनीतिक उसूल सिद्धांत काम कर रहा है। संघ इसके बारे में क्या सोचता है, ये भी पता लगाना होगा। ये भी ज़रूरी है कि संघ इसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन क्योंकि मैंने संघ डॉक्टर डॉक्टर मोहन भागवत के बारे में बताया आपको कि उनकी भी बड़ी डबल कॉलम जगह मिल पाई है हाँ, उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, गुजरात का नरेंद्र मोदी का गुजरात जो है, उसका मॉडल ये है कि उसमें वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करने दिया उन्होंने 12 साल तक। बिल्कुल, संघ को बिल्कुल बाहर रखा। यहाँ तक कि विद्यार्थी परिषद जब कभी किसी के खिलाफ कोई कार्यक्रम करती थी, उसकी वो पुलिस वाले मारते थे विद्यार्थी परिषद वालों को। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद बिल्कुल। वाले जाके नरेंद्र मोदी के हुज़ूर में शिकायत लगाते थे, नरेंद्र मोदी डाँट के भगा देते थे उनको। मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के प्रकरणों की जानकारी है। मान लो नरेंद्र मोदी ने किसी व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया है। नरेंद्र मोदी ने छाँट-बीन के वाइस चांसलर बनाया। विद्यार्थी परिषद ने उसके खिलाफ कोई आंदोलन किया किसी एक मुद्दे पर, जी। विश्वविद्यालय के अंदर के मुद्दे पर। वाइस चांसलर ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने विद्यार्थी परिषद वालों को खूब जम के लठयाया, खूब जम के ठोका, घायल कर दिया मार-मार के लोगों को। अब वो शिकायत करने गए, तो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँच नहीं है, तो उप मुख्यमंत्री तक पहुँच हुई। पटेल साहब उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि भाई वो आए थे, तो नरेंद्र मोदी ने उनको भी डाँटा और उनको भी डाँट के भगा दिया। मतलब इस तरीके से उन्होंने 12 साल तक शासन चलाया है। संघ के जो संगठन थे,
उन संगठनों की कोई सरकार में हस्तक्षेप नहीं था, उनको कोई तरजीह नहीं थी, कुछ नहीं था। और जब संघ की तरफ से शिकायत आती थी, नरेंद्र मोदी कहते थे कि सरकार के साथ आपका कोई भी तालमेल नहीं होगा। आपका 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 जो है तालमेल पार्टी से करो। और पार्टी थी ही क्या? पार्टी उनकी जेब में पड़ी हुई थी पूरी तरीके से। तो बिल्कुल। ये स्थिति, ये जो पूरा किया है मामला ना, देखिए एक और बात मैं कहता हूँ, पटेल समाज के बहुत बड़े नेता थे केशुभाई पटेल। जी, यस सर, यस। केशुभाई पटेल को हटाया गया। हुँ? उनकी चलती थी उनसे शंकर सिंह वाघेला चलती थी। जी, ये जो विवाद था, इस विवाद के चलते नरेंद्र मोदी को एक आउटसाइडर के तौर पे वहाँ पे लाया गया, सत्ता में बैठा दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, हैं? और कभी कोई प्रशासनिक पद पे कभी नहीं जीवन में रहा था। उसने सचिवालय, खुद नरेंद्र मोदी का अपना वक्तव्य है, मैंने खुद सुना है। उन्होंने सचिवालय को देखा तक नहीं था, मुख्यमंत्री का चैम्बर कैसा होता है। नरेंद्र मोदी ने खुद ही मधु कहा किश्वर है। से एक बहुत लंबा इंटरव्यू लिया था, जो जी, कई जी, किश्तों में नेट पे अभी भी उपलब्ध है। आपने यस। कभी सरकारी फाइल नहीं देखी थी, फाइल पे दस्तखत कैसे किए जाते हैं ये नहीं पता था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के बीच में क्या फ़र्क होता है, ये नरेंद्र मोदी को खुद ही अपने मुँह नहीं, से कह रहे हैं। हमें पता जी ही हाँ, नहीं था ये। जी, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे मिलने के लिए आए तो खुद नरेंद्र मोदी उनके पैर छूने को, बुजुर्ग थे, रिटायरमेंट करीब थे, तो खुद खड़े होकर उनके पैर छूने के लिए गए तो उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, आप मेरे पैर मत छूइए भाई, आप तो हमारे बॉस हैं, मतलब जो है। मतलब इस तरह की, जो व्यक्ति इस तरह की हालत से गया, फिर उसने सत्ता पर कब्ज़ा करने का एक ऐसा हुनर विकसित किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की उसने, जो भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में बेमिसाल है। यस सर, यस सर। कहीं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। 12 साल आप वहाँ सत्ता में कब्ज़ा पे रहे, अब आप 11 साल से हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज़ हैं, मतलब जो है। ये अपने आप में एक फिनोमेना है। यस सर, यस। ये अपने आप में एक परिघटना है। आप सोचिए, एक बिल्कुल, ऐसा व्यक्ति जो कि प्रोफ़ेशनल चुनाव चुनाव लड़ने वाला नेता नहीं था यस और सर। उसको खुद भी नहीं पता था उसे कभी मुख्यमंत्री पद प्राप्त हो जाएगा। वो तो अटल जी और अडवाणी जी के दिमाग में आया कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा खजूरिया बनाम खजूरिया का बहुत चल रहा है, तो एक बाहर के आदमी को रख दें। और उसका ये नतीजा निकला, आप देखिए, उस एक निर्णय का क्या पूरे गुजरात की राजनीति पे क्या असर हुआ और देश की राजनीति पे क्या असर हुआ, और आज गुजरात की सरकार का जो अपना बंदोबस्त है उसको क्या से क्या कर दिया है इन लोगों ने। राइट किस सर, तरह के राइट। लोग हैं ये। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली। हम्म, अबे सर वो तो अभी निकला है मतलब किसानों की भी। माफियासो गैंगस्टर भी शर्मा जाए, मतलब इनकी इन क्षमताओं के ऊपर। बहुत बहुत खूबसूरत ये बात, हालत बहुत है सही। इनकी। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल, हैरत लगी। हम्म, इधर अभी पिटे हैं, किसान पिटे हैं बहुत जम के, जिनकी बड़ी पैरवी करते हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत। मैं आगे सर लौटूँगा, बिहार पे आ जाता हूँ। हम्म, बिहार में जो तस्वीर निकली है अभी ताज़ा, हम लोग कल भी बात किए थे, कि नीतीश कुमार ने किया कि वो 5 उन्होंने ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जो अलॉट थी सीटें। सीटें तो कैसे अलॉट हैं, अलॉट ज़रूर नाम उनका है, पासवान का, चिराग का, लेकिन थे उसमें बीजेपी के चेहरे। 101 लिए, लेकिन निकल कर आता 142 पे बीजेपी ने कब्जा जमाने की कोशिश की, सीटें वो पा गए हैं और बाकी सब जद्दोजहद चल रही। लेकिन सर आज जो एक ताजा निकल कर सीन आया है सामने, किसी गोदी हम्म, मीडिया को इंटरव्यू मैंने देखा कि हम्म, जो केशव प्रसाद मौर्य है, सह प्रभारी हैं और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, नीतीश कुमार ही सब कुछ है। और उन्होंने ये भी कहीं घोषित कर दिया, उन्होंने कहा उसमें ऑन एयर, मैंने देखा है उसको, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग सत्ता में आ ही रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। इसके लोग बड़ी एक असमंजस था। इसको कैसे देखें, कैसे लें आप ऐसे? देखिए, ये तो ट्रिक है एक, जो केशव प्रसाद मौर्य से जो बात कहलवाई गई है, अपने मन से नहीं कह सकते वो, कभी जो नहीं। कहलवाई गई है, ये एक ट्रिक है। आधिकारिक घोषणा होगी नहीं, नीतीश कुमार बिदक ना जाएं, नाराज ना हो जाएं, पलटी मारने के बारे में ना सोचने लगे, इसलिए एक सुरसुरी छोड़ दो। मतलब एक तरह से अनधिकृत रूप से ये बात कह दी गई है, और अधिकृत रूप से जब नंबर आएगा तो कहेंगे भाई हमने तो कभी कहा नहीं ये बात। अगर अगर नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ा मुख्यमंत्री तो कहेंगे भाई हमने तो पहले ही कह दिया था, देखो केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ही कह दिया था। और अगर नहीं बनाना पड़ेगा तो कहेंगे भाई वो तो केशव प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत राय हो सकती है, अधिकृत रूप से तो पार्टी ने कभी घोषित नहीं किया। तो वो तो इस तरीके से बीजेपी का जो आधिकारिक स्टैंड है वो ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। वो उन्होंने आज तक नहीं कहा है कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं ये नहीं कहा है, ना उन्होंने जो नारा जो गढ़ा है इस चुनाव के लिए, उस नारे में भी नीतीश कुमार का नाम नहीं है। तो बिल्कुल मामला स्पष्ट है, ये केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ये बात कहलवाई गई है ताकि थोड़ा-सा नीतीश कुमार की भावनाएँ बहुत ज़्यादा आहत ना हों। ये एक तरह का प्रबंधन की एक ट्रिक है।
जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर विवाद चल रहा है, चेहरे को विवाद चल रहा है, उसकी एक टिक है जो उनसे इस बात की बात कहलवाई। सब जानबूझ के किया गया काम है ये। बिल्कुल। अरे लेकिन वो नीतीश कुमार बड़े प्लेयर हैं, वो भी छोटे खिलाड़ी नहीं, नहीं, नहीं है, वो वो तो जानते देखिए हैं। नीतीश कुमार जिस जगह खड़े हुए हैं इस वक़्त, वहाँ उनके लिए इस वक़्त पलटी मारना नामुमकिन है। पलटी अगर होगी तो वो चुनाव के बाद ही होगी। या तो अच्छा, नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि अगर वो पलटी मार के महागठबंधन, हमने कल भी बात की थी इस बारे में, महागठबंधन में जाएँगे तो वहाँ कोई मुख्यमंत्री पद उनके लिए सजा के नहीं रखा गया है। ठीक बात। तेजस्वी यादव ज़िंदगी भर उन्हीं की थोड़ा मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। 2 बार तो उन्हें मुख्यमंत्री बना ही चुके हैं वो लोग। आखिरकार तेजस्वी का अपना भी नंबर तो आएगा ना मुख्यमंत्री बनने का। अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है या जीतने के बहुत करीब पहुँचता है, तो पहला दावा तेजस्वी यादव का होगा। एब्सोल्युटली। अगर तेजस्वी यादव परिस्थिति ऐसी बनी कि तो तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं और तो उन्हें कोई बाहर की मदद चाहिए, तो उस वक़्त नीतीश कुमार अपनी सीटें लेके आ सकते हैं और बार्गेनिंग करके, सौदेबाजी करके कह सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री पद दो, तो हम दोनों मिलकर सरकार बना लें। तो ये सब चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही, जब जिस दिन काउंटिंग होगी, उस दिन किसकी सीटें कितनी बढ़ रही हैं, तब ये सब सिलसिला शुरू होगा। एब्सोल्युटली। अभी कोई बदलने की स्थिति में है नहीं। अब बिल्कुल। आप थोड़ा बिहार पे ही और बात कर लेते हैं। अब जैसे महागठबंधन है, ठीक है, जो एनडीए है उसके अंदर काफ़ी जूतों में दाल बटी जा रही है, बहुत झंझट है, एक काट-फास बहुत है, सब लोग एक-दूसरे की टाँगें काटने में लगे हुए हैं और साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो महागठबंधन है, महागठबंधन में ऐसा नहीं है कि वहाँ सब चीज़ें बहुत ही ठीक तरीके से चल रही बिल्कुल हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ जी। वहाँ भी झंझट है। जी हाँ। मुकेश सैनी का मामला अटका हुआ है कि भाई वो उनको कितनी सीटें उनको मिलेंगी, वो ज़्यादा सीटें माँग रहे हैं, कम सीटें मिल रही है। ये आपके जो तेजस्वी यादव हैं, वो अपने कोटे से उनको देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कह रही है हमने पहले ही से अपनी सीटें कम संतोष कर लिया है, हम अपने कोटे से क्यों सीटें दें? तो वहाँ भी कुछ मामला फँसा हुआ है। फँसा है, वो फँसा हाँ, है। वो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है और अब उन्हें करना ही, आज की तारीख में स्पष्ट करना ही है। मेरे ख्याल हम और आप जो बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ भी बातचीत इस वक़्त चल रही है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों और तरफ हम लोग जब ये ऑन दोनों एयर होगा तरफ प्रोग्राम, तब तक तो तस्वीर साफ हो गई, अभी तक तो धुंधली है इस समय, हाँ, 16 हाँ, अक्टूबर की शाम तक अभी। दोनों तरफ चुनौतियाँ हैं। उनके जी। नेता और रणनीतिकार उन चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये पूरी तरीके से तय हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग भी अपना दिमाग लगाएँगे नए सिरे से कि भाई क्या परिस्थिति है। जी। करेक्ट, राइट। अभी सर मैं अंतिम सवाल करूँगा, उसमें अंतिम सवाल मेरा ये होगा, देखिए बिहार जैसे हमने कहा कि बहुत ऐसा है कि राजनीतिक जीवन-मरण का प्रश्न है और खासकर बीजेपी की तो बहुत ज़्यादा है, उनके कुनबे के लिए ज़्यादा है। और साथ में ये भी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये देश की जो भावी राजनीति है, बीजेपी की जो भविष्य की राजनीति उसको तय करने वाला है। अभी बड़ा दिलचस्प है। देखिए ये है कि आपने भी कहा कि 14 नवंबर के जब नतीजे आएंगे उसके जब तस्वीर बड़ी अजीब सी होगी, कुछ हंग असेंबली आती है तो फिर कुछ भी होगा और नीतीश कुमार पलटी मार जाए, भरोसा नहीं। लेकिन अकेले बिहार नहीं से अगर वो पलटी मारते हैं तो फिर केंद्र की जो सरकार है, नहीं, 16 नहीं, इनके पास सांसद हैं। अगर नीतीश नहीं, इसके कुमार साथ-साथ पलटी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि नीतीश कुमार को पलटी मारनी पड़ती है, तो वो तो उसका केंद्र सरकार पे भी असर पड़ेगा उसका। यस सर, यस हाँ, सर, यस सर। केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा। तो वो उसके लिए पहले से भाजपा समझ जाएगी, पहले से भाजपा पेशबंदी करके रखेगी। नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रहा था कि आज आज इतने अहम मौके पर अभी आंध्र प्रदेश घूम रहे थे प्रधानमंत्री जी, वहां वो हुँ, बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं कराएं, जो दूसरी बैसाखी है वो। और वैसे तो वो एटीएम मानती है इनको कि एटीएम है, जब चाहो डालो और कैश निकाल लो, इस तरीके का सीन है। तो उस हुँ। टीडीपी को साधना चल रहा है कुछ, जिसको ऐसा कहीं जोड़कर देखा जा सकता है अंतिम दोनों आपके में तरीके। असल में चंद्रबाबू नायडू की जो राजनीति है और नीतीश कुमार की राजनीति में काफ़ी अंतर है और हम सब लोग इस अंतर को समझते हैं। सर। चंद्रबाबू नायडू बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़े सौदेबाज हैं मतलब जो है, और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएँ तो केवल बिहार की गद्दी तक सीमित हैं। चंद्रबाबू एब्सोल्युटली। नायडू की महत्वाकांक्षाएँ बिहार की गद्दी तक सीमित नहीं हैं। वो बहुत दिनों बाद सत्ता में आए हैं। नीतीश कुमार तो हरदम सत्ता में ही रहते हैं। वो तो कहीं सत्ता से 20 साल सत्ता से बाहर ही नहीं गए हैं। बहुत दिनों बाद सत्ता में आए हैं। वो बहुत कुछ नया करना चाहते हैं। उन्हें अपने लड़के को भी मुख्यमंत्री के पद पे बैठाना है। फिर अपने लिए कोई केंद्र में एक बड़ी जगह तलाश करनी है। तो उनका तो उनके पास कई पैंतरे हैं, कई दाँव हैं, कई लक्ष्य हैं जो उनको वेधने हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए चंद्रबाबू नायडू को साधना मुश्किल है। नीतीश कुमार तो अभी इस स्थिति, और चंद्रबाबू नायडू कोई रिटायरमेंट की एज में भी नहीं है राजनीति से। नीतीश कुमार तो रिटायरमेंट के दौर में पहुंच चुके हैं। तो दोनों की परिस्थितियों में काफी फर्क है। तो वो जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो एक मुश्किल प्रस्ताव है नरेंद्र मोदी के लिए
कि उनके साथ कैसे राजनीति की जाए। जी। बिल्कुल अभय नहीं, आप जो डिकोड करते हैं बहुत सारी चीजों को हमारे दर्शकों तक बहुत एक जबरदस्त विश्लेषण होता है, और आपके मुरीद हैं लोग, बहुत सुंदर तरीके से आपने सारा कुछ उसकी व्याख्या कर दी, चाहे गुजरात हो, बिहार हो, और फिर आंध्र प्रदेश जो दूसरी बैसाखी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार अभय, शुक्रिया। मित्रों, आप सुन रहे थे अभय सर को देश की बात में, और सारा कुछ डिकोड किया है। आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।